हेलो, मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर से। आज मैं आपको बताऊंगा डेली करंट अफेयर्स 13 अक्टूबर के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और साथ ही कमेंट। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कहा है कि ऊपरी गंगा क्षेत्र में किसी भी बड़ी नई जल विद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहां के लोगों को स्वीकृत पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा ताकि वर्ष के दौरान हर समय नदी में जल का न्यूनतम प्रवाह बना रह सके और नदियों के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। जल विद्युत शक्ति, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के रूप में जाना जाता है, उसे आज अक्षय ऊर्जा के प्रमुख साधन के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में खुलासा किया है कि उसने 7 पनबिजली परियोजनाओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी है, जो कथित तौर पर निर्माण के उन्नत चरणों में हैं। उनमें से एक उत्तराखंड के जोशीमठ में 512 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना भी है, जो इस साल फरवरी में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी। 2013 की केदारनाथ बाढ़ के बाद, जिसमें भारी तादाद में जनधन की हानि हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जब तक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस तरह की परियोजनाओं की आपदा को बढ़ाने में भूमिका की समीक्षा नहीं की जाती, ऐसी किसी परियोजना को शुरू नहीं किया जाएगा। इसी के मद्देनजर मंत्रालय ने पर्यावरण मामलों के जानकार रवि चोपड़ा की अगुवाई में 17 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। यह समिति अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में 24 ऐसी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं की भूमिका की जांच के लिए बनाई गई थी। इसमें गंगा और कई सहायक नदियां शामिल थीं। चोपड़ा समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इनमें से 23 परियोजनाओं का क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर अपरिवर्तनीय प्रभाव रहेगा। कुछ निजी परियोजना डेवलपर्स, जिनकी परियोजनाओं को हटाने की सिफारिश की गई थी, उन्होंने इस मामले में कुछ तर्क दिए। उनका मानना था कि उन्हें इन परियोजनाओं को जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्हें केदारनाथ त्रासदी से पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए फिर एक नई समिति गठित करने का निर्देश दिया। आईआईटी कानपुर के विनोद तारे के नेतृत्व में इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इन परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है। अब इस पूरी उठापटक को मद्देनजर रखते हुए आज हम इस आर्टिकल के जरिए चर्चा करेंगे भारत के हिमालयी क्षेत्रों में फैली जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में और जानेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। देश को एक नई उपलब्धि देने के बावजूद आखिर वे कौन से कारण हैं जो हिमालयी क्षेत्र में इनकी संख्या को कम करने की बात चल रही है। वे कौन सी वजहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में चिंताएं जतानी पड़ रही हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाले लाभ और उससे उपजी समस्याओं के बारे में। तो इन सब पर बात करने से पहले आइए हम जानते हैं कि आखिर जल विद्युत परियोजनाएं क्या हैं। जल विद्युत ऊर्जा का एक नवीकरण योग्य, सस्ता, सुलभ, गैर प्रदूषक व पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। इसके लिए बांधों के पीछे जलाशयों का निर्माण किया जाता है तथा जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन व विद्युत जनरेटर चलाए जाते हैं। इस तरह जल की स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में विशाल जल संसाधन उपलब्ध हैं, जो हमारी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, परंतु अभी इनका अल्प विकास ही हो सका है। अपनी इस क्षमता को भुनाने के लिए भारत लगातार कई जल विद्युत परियोजनाओं का विकास कर रहा है। ये प्रोजेक्ट्स आवश्यक बिजली भंडारण और फ्लेक्सिबल सेवाएं प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पर्यावरण के अनुकूल होने के अलावा जल विद्युत में कई दूसरी अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे त्वरित रैंपिंग, अधिक बिजली उत्पादन में सहायता देना आदि। स्थापित क्षमता के आधार पर जल विद्युत परियोजनाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित रूपों में किया गया है: माइक्रो 100 किलोवाट तक, मिनी 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक, स्मॉल 2 मेगावाट से 25 मेगावाट इत्यादि। जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा हमें यह भी जानना जरूरी है कि जल विद्युत परियोजनाओं की भारत में क्या स्थितियां हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो आइए समझते हैं भारत में जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। जल विद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय और गैर प्रदूषणकारी स्रोत है। भारत में आर्थिक रूप से दोहन योग्य पर्याप्त जल विद्युत क्षमता है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के मुताबिक यह क्षमता 1,48,701 मेगावाट की है। सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के मुताबिक देश में लगभग 13,000 मेगावाट के जल विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं और अगले 6 से 8 महीनों में
8000 मेगावाट के अन्य पनबिजली संयंत्र शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में देश में पनबिजली की स्थापित क्षमता 45,700 मेगावाट है। भारत में 25 मेगावाट तक की छोटी पनबिजली परियोजनाएं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन हैं और 25 मेगावाट से अधिक की बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन हैं। देश ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5 गीगावाट लघु जल विद्युत शामिल है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की जल विद्युत क्षमता 2030 तक 70 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में पश्चिमी हिमालयी राज्य जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जल विद्युत क्षमता में समृद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त संख्या में ग्लेशियर्स और नदियां हैं। इन राज्यों में पनबिजली उत्पादन गर्मियों में बढ़ता है, लेकिन सर्दियों में यानी दिसंबर से मार्च तक ग्लेशियरों और झीलों के जमने के कारण उत्पादन कम हो जाता है। टरबाइन से उत्पन्न बिजली को ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से विभिन्न समुदायों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उपयोग किए गए पानी को झीलों और नदियों में वापस कर दिया जाता है। हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जैसे टिहरी चरण 2 भागीरथी नदी पर, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। अगली है तपोवन विष्णुगढ़ धौलीगंगा नदी पर, जिसकी क्षमता 520 मेगावाट है। विष्णुगढ़ पीपल कोटी यह अलकनंदा नदी पर है, जिसकी क्षमता 444 मेगावाट है। सिंगोली भटवारी मंदाकिनी नदी पर है, जिसकी क्षमता 99 मेगावाट है। इसी तरह फटा भूयांग मंदाकिनी नदी पर, जिसकी क्षमता 76 मेगावाट है। मध्य महेश्वर गंगा पर है, जिसकी क्षमता 15 मेगावाट है। काली गंगा 2 जिसकी क्षमता 6 मेगावाट है और यह काली गंगा नदी पर बनाई जा रही है। तो ऐसी इन सभी परियोजनाओं के जरिए जल विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। भारत में इसकी मांग भी पर्याप्त है। आज के दौर में बिजली का संकट भारत के कई राज्यों के सामने पैर पसार रहा है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है जल विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता क्यों है या इससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं। तो आइए समझते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के लाभ के बारे में। जल विद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा जल चक्र पर निर्भर करती है, जो सूर्य द्वारा संचालित होती है, जिससे यह नवीकरणीय हो जाता है। जल विद्युत जल से संचालित होता है, जिससे यह ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत बन जाता है। जल विद्युत शक्ति बिजली संयंत्रों की तरह हवा को प्रदूषित नहीं करेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऊर्जा का एक घरेलू स्रोत है, जो प्रत्येक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ईंधन स्रोतों पर निर्भर हुए बिना अपनी ऊर्जा का उत्पादन करने की अनुमति देता है। जल विद्युत सुविधाएं जल्दी से शून्य बिजली से अधिकतम उत्पादन तक जा सकती हैं। चूंकि जल विद्युत संयंत्र जल्दी बिजली पैदा कर सकते हैं, इसलिए वे बड़ी बिजली कटौती या व्यवधान के दौरान आवश्यक बैकअप पावर प्रदान करते हैं। जल विद्युत बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सहायता और स्वच्छ पेयजल प्रदान करके बिजली उत्पादन से परे भी अन्य लाभ प्रदान करता है। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर जैसी तकनीकी मांग अधिक होने पर पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के साथ उपयोग करने के लिए ऊर्जा का भंडारण करती हैं। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाएं रोजगार के अवसर प्रदान करके पर्यटन आदि को भी बढ़ावा देती हैं। यह पूरे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के अलावा जल सुरक्षा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आदि के फायदे भी प्रदान करती हैं। हर चीज के लाभ के साथ उसकी हानियां भी उसमें निहित होती हैं। हिमालयी क्षेत्र में आ रही निरंतर आपदाएं इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आइए जल विद्युत परियोजनाओं के लाभ के अलावा हम समझते हैं कि आखिर वे कौन सी वजहें हैं जो हिमालयी क्षेत्र में इनकी संख्या कम करने के लिए सामने आ रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के सामने या उससे उत्पन्न क्या क्या चुनौतियां हैं। तो आइए समझते हैं हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं क्यों है चिंता का विषय। जल विद्युत परियोजनाएं, बांध और निर्माण गतिविधियां नाजुक हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं, जिससे वे आपदाओं के प्रति Thank you for my watching video. Like, comment, share और सब्सक्राइब और बेल आइकन का भी